नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहां पे देखते हैं तो PSLV C55 मिशन की बात करेंगे यहां पे, और इसमें स्पेंट फोर्थ स्टेज PS4 को इस्तेमाल किया जाएगा। ये न्यूज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसरो और NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ के हिसाब से ओवरऑल 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वैक्सीन के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। देखिए, कोविड-19 के समय पे दुनिया भर में हमें यह देखने को मिला कि बहुत से ऐसे तबके हैं जो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। जैसे कि यूएस में अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप वैक्सीन के अगेंस्ट बोलने लगे। फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो वैक्सीन हेजिडेंसी को फॉलो करता था, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे वैक्सीन का प्रयोग बढ़ा है, स्पेसिफिकली वो वैक्सीन जो बच्चों को एडमिनिस्टर की जाती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कोविड-19 के समय पे बच्चों को एडमिनिस्टर की जाने वाली वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा कमी आई, ये सब देखेंगे। फिर अमित शाह साहब ने बोला है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को रिसोर्सेज पूल करने चाहिए, डिजास्टर रेजिलियंस पे एक्सपर्टीज को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही, जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एक व्हीकल को आग लगने की वजह से 5 आर्मी के जवान शहीद हो गए। इसको समझेंगे। टेररिस्ट की खोज चल रही है यहाँ पे। सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगाने से मना कर दिया है और बोला है कि पुरनेश मोदी की सच में जो रिस्पेक्ट है और जो पब्लिक स्टैंडिंग है उस पर इंपैक्ट आया है। और राहुल गांधी जो कि खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी कही हुई चीजों का पब्लिक लाइफ पे बहुत इंपैक्ट आता है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। तो इसको देखेंगे। एडिटोरियल 5 है यहाँ पे, फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बीजिंग अकॉर्ड हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो चाइना ने करवाया है, इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है पूरे के पूरे रीजन पे। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु में पॉलिटिशियंस का मूड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर्स गेम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू रीप इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 आए हैं, ये स्ट्रे डॉग्स की मिनस के लेके एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक और बात दोस्तों, अपनी ऐप लॉन्च की है मैंने, अर्शी द्विवेदी एजुकेशन। वैसे तो ज्यादातर में से आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ओवरऑल आप इस ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स को रेफर कर सकते हैं। जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके तो काम का है ही, जो कि सारा रिवीजन और टेस्ट सीरीज है। जो अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके भी काम का है। रीजन बीइंग टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी सूनर और लेटर, और रिवीजन अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो पिछले 15 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मतलब करेज इन पेन और एडवर्सिटी। एक और चीज, अगर आपको ऐप इंस्टॉल करनी है तो आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च मारिएगा हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। और ओवरऑल अगर iOS पे आप यूज करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, एप्पल वाली ऐप का भी और एंड्रॉइड वाली ऐप का भी। तो फॉर्टिट्यूड मतलब ओवरऑल आपको दर्द हो रहा है, आप परेशानी में हो, उसके बावजूद भी आपकी हिम्मत नहीं टूटी, आप तब भी वो फॉर्टिट्यूड दिखा रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो। तो इसको बोलते हैं, जैसे जवान होता है ना कि भाई जंग में लड़ रहा है, गोली लग गई, लेकिन उसके बाद भी फॉर्टिट्यूड है, झुकेंगे नहीं वाला बात। जीएस पेपर 2 जुडिशरी, सूरत कोर्ट रिजेक्ट्स राहुल स्पिया फॉर स्टे ऑन कन्विक्शन। तो भैया कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के लिए एक सेटबैक है। 20 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट ने इनकी जो क्रिमिनल डेफेमेशन केस में कन्विक्शन है उसको स्टे करने से मना कर दिया, ठीक है ना। पहले जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने कन्विक्शन लगाया है राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी ने बोला कि ये कन्विक्शन जरूरत से ज्यादा हार्श है तो इसको स्टे किया जाए। लेकिन सूरत की सेशंस कोर्ट ने बोला कि ये हार्श नहीं है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने यहां पे क्या लॉजिक दिया है? सूरत की सेशंस कोर्ट बोल रही है कि राहुल गांधी इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए हैं कि कन्विक्शन को स्टे करके और उनको एक अपॉर्चुनिटी ना देके टू कंटेस्ट द इलेक्शन एक इर्रिवर्सिबल और इर्रेवोकेबल डैमेज कॉज किया जा रहा है उनको। सूरत की सेशंस कोर्ट का यह बोलना है कि अगर आप मिस्टर पुरनेश मोदी की बात करो जिन्होंने कंप्लेन फाइल की है, तो पुरनेश मोदी साहब एक फॉरेनर मिनिस्टर हैं, पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनके सरनेम से रिलेटेड कोई डेफेमेटरी मार्क आएगा तो डेफिनेटली उनकी पब्लिक लाइफ के ऊपर, उनकी इमेज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और वहीं पे जो राहुल गांधी साहब है, जो एपेलेंट है, जो अपने कन्विक्शन पे स्टे लगवाना चाहते हैं, ये भी एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक लाइफ के साथ कनेक्टेड है, तो इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इनको भी ऐसी भाषा का, भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि कॉमन पब्लिक के माइंड पे इंपैक्ट डाले। तो इस बेसिस पे राहुल गांधी जी के कन्विक्शन को स्टे करने से सूरत की सेशंस कोर्ट ने मना कर दिया। तो अब अगला ऑप्शन क्या? अगला है आपका गुजरात की हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करना, तो वो अब राहुल गांधी जी करेंगे ही करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्या बोलता है?
This includes specific offenses such as promoting enmity between two groups, bribery and undue influence or personation at election. तो बेसिकली इन ऑफेंसेस के रिलेटेड सेक्शन 8 क्लॉज 1 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में प्रोविजंस दे रखे हैं। ये बोला गया कि पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years। अगर 2 साल तक या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है तो 2 साल के लिए तो आपकी कुर्सी जाएगी एमपी की, आप जेल से निकलने के बाद 6 साल के लिए और एमपी नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। 2013 तक ऑब्वियसली बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर इन एमपीज के पास सेक्शन 8 क्लॉज 4 का सहारा था। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ये बोलता था कि 3 महीने के अंदर एक हायर कोर्ट में अपील फाइल कर दो तो तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने रहोगे। लेकिन उस समय पे लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इस 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने में राहुल गांधी जी ने सपोर्ट किया था। इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, हाउ राहुल गांधी डग हिज पॉलिटिकल ग्रेव इन 2013, आप इसको देख सकते हैं। राहुल गांधी मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। मेरे नाम के साथ इसलिए दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर करोड़ों वीडियोज होंगे यूट्यूब पे, तो जो स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाई उसके लिए मेरे नाम के साथ सर्च मारने को बोलता हूं। उसके साथ साथ रिसेंटली विनीत सर ने एक और वीडियो बनाई है, सूरत कोर्ट्स डिसमिसेस राहुल गांधी प्लिया फॉर स्टे ऑन कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस। यहां पे भी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज टेररिज्म, 5 आर्मी जवान्स किल्ड एज व्हीकल कैचर फायर्स इन जे&के पूंछ। तो देखिए क्या हुआ, पीर पांजाल वैली जम्मू एंड कश्मीर की पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 5 सोल्जर्स यहां पे वीर गति को प्राप्त हो गए क्योंकि मेजर मिलिटेंट अटैक हुआ। मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई, ग्रेनेड फेंके एक आर्मी व्हीकल के ऊपर, उस पर्टिकुलर आर्मी व्हीकल में आग लग गई। फोटो आपको यहां पे नजर आ रही है। राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान यहां पे शहीद हो गए। ओके, ये पर्टिकुलर व्हीकल भीमबर गली और पूंछ सेक्टर के बीच में चल रहा था, रजौरी सेक्टर में। इसके ऊपर अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ने अटैक किया। वो टेररिस्ट यहां पे भाग गए, उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन इस पूरे एरिया में लॉन्च कर दिया गया। चारों तरफ फॉरेस्ट है। ऑब्वियसली बात है यहाँ की जो लोकल आबादी होगी अब काफी डरी होगी, क्योंकि जब आर्मी मूवमेंट में आती है तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। राष्ट्रीय राइफल्स, अच्छा सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट दूंगा। इस समय इंडिया इस हद तक पॉलिटिकल लाइंस पे 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट है वो पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि यार जम्मू एंड कश्मीर का तुमने स्पेशल स्टेटस हटा दिया है इसलिए इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर स्पेशल स्टेटस ना हटाया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए पहले भी तो अटैक हो ही रहे थे ना, जब स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के पास तब भी अटैक हो रहे थे, जब हट गया तब भी अटैक हो रहे। कम से कम हट गया है तो लॉन्गर टर्म में चीजें को सॉर्ट आउट होने के चांसेस तो हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स इंडिया के अंदर 1990 में बनी थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन को सर्व करने के लिए। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करती है ओवरऑल, और इसको पावर्स मिलती है आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990 से। अभी रिसेंटली देखिए दोस्तों, नागालैंड के अंदर जो ओटिंग मैसेक्रे हुआ था, जिसको बोला जाता है ओटिंग मैसेक्रे, वहां पे कुछ हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को लीगली प्रोसिक्यूट करने की बात की जा रही है। ये पर्टिकुलर न्यूज आपको बताएगी कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान कितनी खतरनाक सिचुएशन में काम करते हैं। अगर उनको आप एफ्स्पा की ताकतें नहीं देंगे, उनके हाथ बंधे रखेंगे, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, देश को डिफेंड करने की तो बात ही छोड़ दो। ये पर्टिकुलर न्यूज आपको बताएगी। हालांकि ओवरऑल ये भी सच है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में, इंसर्जेंसी की सिचुएशन में आर्म्ड फोर्सेस के कुछ पर्सनल्स ने गलत प्रकार से भी चीजें की हैं तो उनको अकाउंटेबल करना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स की बात की जाए तो इंडियन आर्मी ने इसको रेस किया है। 2 कॉर्प्स हैं इसमें, 75,000 ट्रूप्स हैं राष्ट्रीय राइफल्स के। ओवरऑल इंडियन आर्मी डेप्यूटेशन पे अपने पर्सनल्स को राष्ट्रीय राइफल्स में भेजती है। राष्ट्रीय राइफल्स को कमांड करता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स ADG-RR। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, PSLV C-55 मिशन इसरो टू कैरी इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्पेंट PS4। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55। 22 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा और इसमें सिंगापुर का टेलियोस 2 प्राइमरी सैटेलाइट होगा और ल्यूमिलाइट 4 को पैसेंजर सैटेलाइट होगा। तो इसरो लॉन्च कर रहा है PSLV C-55, उसमें सिंगापुर का टेलियोस 2 एज अ प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है और ल्यूमिलाइट 4 ये भी सिंगापुर से आया है, ये एज अ को पैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च का एक और ऑब्जेक्टिव है, इसमें PS4 मतलब ये प्ले स्टेशन 4 नहीं है, 4th एंड फाइनल स्टेज ऑफ PSLV की 4th और फाइनल स्टेज जो कि स्पेंट है, ऑलरेडी एक बार यूज हो चुकी है, उसको रीयूज किया जाएगा और उसको एज अ ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। यहां पे
पोएम, इस पर्टिकुलर एब्रिविएशन को याद रखिएगा, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसी पोएम के अंदर ये PS4 लगा हुआ है, स्पेंट एंड यूज्ड फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ PSLV। तो बेसिकली ये जो PSLV C55 जा रहा है, इसके अंदर तीन चीजें हो रही हैं। एक तो PS4 लगा हुआ है, PS4 एज अ पार्ट ऑफ पोएम स्पेस में जाके एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ सिंगापुर के टेलियोस 2 प्राइमरी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला जाएगा और ल्यूमिलाइट 4 जो कि को पैसेंजर सैटेलाइट है उसको भी ऑर्बिट में डाला जाएगा। तो तीन काम बेसिकली यहां पे PSLV C55 से हो रहे हैं। PSLV C55 एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है जो कि NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यहां पे एग्जीक्यूट कर रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और कॉमर्शियल आर्म है इसरो की। NSIL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसिंग, असेंबलिंग एंड इंटीग्रेटिंग द लॉन्च व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री कंसोर्टियम। ठीक है भाई। उसके अलावा टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 ये मैंने आपको बता ही दिया, इनको एक ईस्टवर्ड लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में डाला जाएगा। ये जो टेलियोस 2 सैटेलाइट है, इट इज डेवलप्ड अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन DSTA क्या है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग। तो इन दोनों ने मिलकर टेलियोस 2 सैटेलाइट को बनाया है। एक बार ये टेलियोस 2 सैटेलाइट डिप्लॉय ऑपरेशनल हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जितनी भी एजेंसीज की सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये टेलियोस 2 फुलफिल करेगा। ओके, टेलियोस 2 एक सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड को कैरी कर रहा है। टेलियोस 2 प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज एंड कैपेबल ऑफ इमेजिंग एट 1 मीटर फुल पोलोमेट्रिक रेजोल्यूशन। वहीं पे ल्यूमिलाइट 4 की बात करो तो इस सैटेलाइट को को डेवलप किया गया बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोकॉम रिसर्च, I2R भी बोलते हैं, ऑफ A-STAR एंड बाय द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये जो ल्यूमिलाइट 4 है ये एक एडवांस्ड I2U सैटेलाइट है। ओके, इसको टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ऑफ द हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न VHF डाटा एक्सचेंज सिस्टम। तो ये जो VDES है, हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न VHF डाटा एक्सचेंज सिस्टम, इसके टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ही ल्यूमिलाइट 4 को PSLV C55 के थ्रू स्पेस में भेजा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो VDES कम्युनिकेशन पेलोड है इसको किसने बनाया है? I2R मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इन्फोकॉम रिसर्च ऑफ A-STAR ने, और ओवरऑल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने काम किया है टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस बॉर्न VHF डाटा एक्सचेंज सिस्टम। तो बेसिकली सिंगापुर की ई नेविगेशन, मेरीटाइम सेफ्टी और ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट यहां पे किया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इंडिया वन ऑफ द 3 कंट्रीज वेयर कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रंस वैक्सीन हैज इंक्रीज्ड, यूनिसेफ। तो भैया चाइना, इंडिया, मैक्सिको, 55 में से केवल ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बच्चों की जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इसके अंदर लोगों का जो पॉपुलर परसेप्शन है वो कॉन्फिडेंट हुआ है। ये डाटा बताता है द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है और इसको पब्लिश किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। 55 कंट्रीज के डाटा को यहां पे रीड किया गया, केवल 3 कंट्रीज चाइना, इंडिया, मैक्सिको के अंदर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वैक्सीन में वो बढ़ रहा है। हालांकि 55 में से 1/3 ऐसी कंट्रीज है जहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस वैक्सीन में घट भी रहा है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पापुआ न्यू गिनी, घाना, सेनेगल, जापान। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे पेंडेमिक के बाद से लोगों का कॉन्फिडेंस वैक्सीन में घट रहा है। तो बेसिकली रिपोर्ट वार्न करती है कि वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ रही है। चूंकि वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, वैक्सीन की एफिशिएंसी में लोगों को डाउट है, इसलिए ओवरऑल वैक्सीन की हेजिटेंसी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इस रिस्पेक्ट में यूनिसेफ इंडिया ने एक रिपोर्ट भी लॉन्च की है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में चाइल्डहुड वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। देखिए क्या है, वैक्सीन कॉन्फिडेंस रिसेंटली कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन पिछले 30 सालों में पहली बार कम होता नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? कोविड-19 का पैंडेमिक। जब पैंडेमिक आया दोस्तों, सब कोविड-19 के ऊपर ध्यान देना सबने शुरू कर दिया, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के ऊपर से सबका ध्यान चला गया। हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर इंटेंस डिमांड पड़ा, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की वैसे ही कमी थी, सब लोग कोविड-19 के इलाज में लग गए और ओवरऑल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के ऊपर से सरकारों का, हेल्थ सिस्टम का फोकस चला गया। क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए हेल्थ वर्कर की शॉर्टेज थी, ऊपर से सब लोग घर में बैठे हुए थे, तो चाइल्ड वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान नहीं जा पाया लोगों का। 2019 से लेकर 2021 के बीच में 67 मिलियन चिल्ड्रन अपना वैक्सीनेशन मिस आउट कर गए। 6 करोड़ 70 लाख लोग 112 कंट्रीज में। ओके, और इसीलिए आप देखोगे कि 2022 में जो मीजल्स के केसेस थे 2021 के कंपैरिजन में दुगने हो गए। इनफैक्ट 2022 में पोलियो के केसेस ईयर ऑन ईयर 16% यहां पे बढ़े हैं। 2019 से 21 के पोलियो के डाटा को अगर आप
16 से 18 से कंपेयर करते हो तो 8 गुना इंक्रीज आपको पोलियो में नजर आएगा। जी हां, इतना ज्यादा पोलियो में इंक्रीज मिला है देखने को। फिर अगर आप देखो तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ जीरो डोज मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन की कुछ ड्रॉप्स मिस कर दी या फिर उनको वैक्सीनेशन मिला ही नहीं, इनका नंबर बढ़ा है। 2020 से लेकर 2021 के अंदर केवल 3 मतलब इंडिया के अंदर 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपनी वैक्सीनेशन मिस कर गए। लेकिन चूंकि इंडिया का वैक्सीनेशन सिनारियो थोड़ा सा प्रोएक्टिव था तो हमने थोड़ा शॉर्टफॉल को कंपोनेट कर दिया। 3 लाख में से 3 लाख बच्चों तक तो हमने वैक्सीनेशन पहुंचा दी, लेकिन 2.7 मिलियन बच्चे तब भी इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन मिस कर गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पूरे दुनिया के प्रोपोर्शन से अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर भी इंडिया के अंदर ठीक ठाक वैक्सीनेशन बच्चों को पहुंचाया गया, बच्चों तक अवेलेबल करवाया गया। अगर आप देखो तो भारत सरकार ने बहुत से कैंपेन्स लॉन्च कर रखे हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को पहुंचाना लोगों तक, स्ट्रॉन्ग रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना, डेडिकेटेड वेल्थ हैकर्स यहां पे डिप्लॉय करना बच्चों के इम्यूनाइजेशन के लिए। इनफैक्ट सरकार का टारगेट है कि लास्ट माइल और हर बच्चे तक आप इम्यूनाइजेशन को पहुंचाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई है कि पैंडेमिक के चलते इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं। ज्यादातर बच्चे जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पा रहा है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उनके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो गरीब तबके को बिलोंग करते हैं, तो गरीब तबके को बिलोंग होने की वजह से रिसोर्सेज का उनके पास एक्सेस नहीं है। फिर इस प्रकार की जो वल्नरेबल फैमिलीज होती हैं वहां पे लेडीज अगर बच्चों के लिए कुछ करना भी चाहें तो उनकी घर के अंदर चलती नहीं है, उनको घर के अंदर दबा के रखा जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इक्विटी इन हेल्थ का डाटा यह बताता है कि जो सबसे गरीब हाउस होल्ड्स हैं वहां 5 में से 1 बच्चा 0 डोज को बिलोंग करता है, मतलब या तो उसकी कोई वैक्सीन स्किप हो गई या उसको वैक्सीन मिली ही नहीं है। जबकि वेल्दिएस्ट की बात करिए तो 20 में से केवल 1 बच्चा ऐसा है जो 0 डोज है, बाकी सबको वैक्सीन मिल ही जाती है। ठीक है, और ये जो मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल कम्युनिटीज है ना, जहां पे ओवरऑल बच्चों के पास वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, वो घर है जहां पे मदर्स स्कूल नहीं अटेंड कर पाती, फैमिली डिसीजंस में उनका स्के नहीं है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में अर्बन इलाकों में 1 में से 10 बच्चा ऐसा है जो कि 0 डोज कैटेगरी को बिलोंग करता है, और रूरल इलाकों में 6 में से 1 बच्चा ऐसा है जो 0 डोज को बिलोंग करता है। तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हालत बहुत खराब है। अर्बन इलाकों में 10 में से 1 बच्चा 0 डोज है, रूरल में 6 में से 1 बच्चा 0 डोज है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में अर्बन और रूरल इलाकों में सेम इम्यूनाइजेशन है। तो बेसिकली हर बच्चे के पास एक देश के अंदर इम्यूनाइजेशन पहुंचे, ये सबसे बड़ा मार्कर होता है इक्विटी का, तभी होल कम्युनिटी को आप ओवरऑल सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, एससीओ मेंबर मस्ट पूल रिसोर्सेज एक्सपर्टीज ऑन डिजास्टर रेजिलियंस, अमित शाह जीएस फेवर टू रीजनल ग्रुपिंग्स। तो बेसिकली होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को लीड किया और बोला कि सारी एससीओ कंट्रीज को कलेक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी डिजास्टर रेजिलियंस की तरफ, रिसोर्सेज को पूल करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। एक मीटिंग ये चेयर कर रहे थे ऑन द प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, और इसमें सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स थे। इंडिया ने एससीओ की प्रेसिडेंसी ली 2022 में। एससीओ मेंबर कितने, तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 8 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान इस पर्टिकुलर मीटिंग को वर्चुअली ज्वाइन कर रहा था और इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का आप कह लो सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 40% दुनिया की आबादी, 25% दुनिया की जीडीपी, 22% दुनिया का लैंड इलाका ये एससीओ के अंदर आता है। इंडिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को उस पर्टिकुलर फील्ड में शेयर करना चाहता है, और एससीओ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस चीज के लिए। अमित शाह जी ने यहां पे क्या बोला कि इंडिया ने डेवलप किए हैं एक्यूरेट और टाइमली अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर ड्रॉट, फ्लड्स, लाइटनिंग, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, साइक्लोन्स, और आगे आने वाले समय में इन नेचुरल डिजास्टर्स के साथ लड़ने के लिए इंडिया बाकी कंट्रीज की मदद कर भी सकता है। बेटर ये रहेगा कि सारी कंट्रीज अपने एक्सपर्टीज को शेयर करें, एफर्ट्स को डुप्लीकेट ना करें। फिर इंडिया ने यहां पे लीड किया है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो ये एक यूएन एफिलिएटेड बॉडी है, इसका अपना एक अलग आपके लोग हेडक्वार्टर्स है जो कि इंडिया के अंदर खुला है, लेकिन इसको बनाया इंडिया ने, इसके फॉर्मेशन में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसमें दुनिया के 39 मेंबर्स हैं। फिर इंडिया ने डिवाइस किया सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशन रिम कंट्रीज के लिए। इसको ओवरऑल एस्टैब्लिश किया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इंडिया डिजास्टर रेजिलियंस की फील्ड में काफी कुछ कर रहा है। सीडीआरआई याद रखिएगा, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम याद रखिएगा। इंडिया ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है। जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया तब हमारी तरफ से लोग गए मदद करने के लिए। जब तुर्की में भी अर्थक्वेक आया तब हमारी तरफ से मदद करने गए लोग। और एससीओ रीजन में तो वैसे भी नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आते हैं, ह्यूज कोलैटरल इकोनॉमिक लॉसेस हैं, ह्यूमन लॉसेस हैं।
अर्थक्वेक की वजह से, ड्रॉट्स, फ्लड्स, अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म, सी लेवल राइज की वजह से। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया बहुत कुछ मदद कर सकता है। अगर सारी कंट्रीज मिलकर काम करेंगी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। दुनिया एक है, अलग अलग हिस्सों में रिस्क इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन रिस्क रिडक्शन एक लोकल मैटर नहीं है, इट इज अ ग्लोबल मैटर। इंडिया ने 2 नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप्स भी एससीओ मेंबर्स के लिए यहाँ पे कंडक्ट की हैं। जो मिनिस्टर है उन्होंने 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं एससीओ के लिए काम करने के लिए। 5 एरियाज यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो, पीपीटी में अवेलेबल करवा दूंगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे ओवरऑल एससीओ के रिस्पेक्ट में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने क्या बोला और इंडिया का क्या स्टांस है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे आ जाते हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी का एक एडिटोरियल आर्टिकल है। चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और लीड करती हैं एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को। अ न्यू एज टू फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, उत्तर प्रदेश में 24 मार्च 2023 को वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर्टिकुलर टीबी समिट में फ्रेश एनर्जी को इंस्टिल किया, इन्फ्यूज किया। इंडिया ओवरऑल टीबी के अगेंस्ट फाइट लेके जा रहा है, ये कॉल हमने यहां पे दी है। मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम इनोवेशन करेंगे, नए तरीके ढूंढेंगे, नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे टीबी को हराने के लिए। वर्ल्ड से टीबी एलिमिनेशन रिस्पांस को हम आगे लेके जाएंगे इनोवेशन और रिसर्च के दम पे, ये यहां पे बोला गया। अब कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, ये एक अच्छा रिफ्लेक्शन पॉइंट है। इसमें बहुत से इन्यूमरेबल चैलेंजेस हमको देखने को मिले। जैसे कि अगर आप देखो, इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की पिछले कुछ सालों में टीबी को खत्म करने के लिए। इंडिया के अंदर आया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनटीईपी। पहले इसको बोला जाता था आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद आया एनटीईपी, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली इसके चलते हमने किया क्या क्या है, तो 2014 में हम 15.6 लाख केसेस को डिटेक्ट कर रहे थे टीबी के। 2022 में हमने 24 लाख टीबी के केसेस को डिटेक्ट किया। तो कम से कम हम टीबी का डिटेक्शन अगर बढ़ा रहे हैं तो उतने लोगों तक हम टीबी की दवाइयां पहुंचा सकते हैं, ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक टूल्स को पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीबी के फैलाव को हम रोक सकते हैं। फिर अगर आप देखो तो एक नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे इंडिया के अंदर कंडक्ट किया गया, जिसका यह बोलना था कि 64% लोग जो टीबी से सफर कर रहे हैं उनको ऑफिशियली टीबी से डायग्नोज नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 64% लोग छूट जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ 36% लोग ही यहां पकड़े जा रहे हैं। मतलब जितने लोग हम टीबी से नोटिफाई कर पा रहे हैं, टीबी से ग्रस्त जान पा रहे हैं, उससे लगभग दुगने लोग हम स्किप कर जा रहे हैं। तो जरूरी यह है कि हम अपने डायग्नोस्टिक अवेयरनेस को इंप्रूव करें। वी शुड सर्च फॉर डिसरप्टिव अप्रोचेस एंड न्यू टूल्स टू चेंज द वे वी प्रिवेंट, डायग्नोज एंड ट्रीट टीबी। देखिए, इंडिया ने बहुत लंबे समय से रिकॉग्नाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल मिशन कोविड सुरक्षा प्रोग्राम की आप बात कर सकते हो। कोविड सुरक्षा प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन को डेवलप किया गया एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसी प्रकार से टीबी के डायग्नोस्टिक टेस्ट को डेवलप करना और अलग अलग वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टीबी की वैक्सीन को जल्दी लेके आना। वैसे मैं आपको बता दूं कि टीबी की लगभग 13 वैक्सीन इस समय पे पाइपलाइन में, 15 वैक्सीन इस समय पे पाइपलाइन में, लेकिन जरूरी है कि टीबी की वैक्सीन को बनने के प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए। अभी के लिए टीबी की अगर वैक्सीन की बात है तो बीसीजी वैक्सीन हम सुनते हैं, बैसिले कैलमेट ग्योरिन वैक्सीन। लेकिन ये पर्टिकुलर वैक्सीन के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कई बार एडल्ट्स में और एडोलेसेंट्स में पर्टिकुलर वैक्सीन काम नहीं करती। ओके, तो अगर कोविड-19 की वैक्सीन को कोविड के फैलाव के 1 साल के अंदर हम बना सकते हैं तो टीबी तो बहुत लंबे समय से है हमारे पास, और टीबी की 15 वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट है अलग अलग स्टेजेस पे। तो हम कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर उनकी एफिशिएंसी को टेस्ट करने का जल्दी से जल्दी इंतजाम कर सकते हैं, टीबी के वैक्सीन बनने के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, प्राइवेट सेक्टर को मिलना पड़ेगा, दुनिया भर की ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज को मिलकर साथ में आना पड़ेगा, WHO वगैरह वगैरह। कम से कम टीबी की डायग्नोस्टिक तो हमें इंप्रूव करनी है, जैसे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट को कंडक्ट करवाना, जैसे कोविड के होम बेस्ड टेस्ट होते हैं ना, उसी प्रकार से टीबी की होम बेस्ड टेस्ट को कंडक्ट करवाना। नए इनोवेशंस जिससे हम नस्ल और टंग स्वैब बेस्ड टेस्ट से टीबी पता कर सके कि हाँ भाई इस बंदे को टीबी है कि नहीं है। फ्यूचर में हैंड हेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीन्स को लेके लोग गांव वगैरह के इलाके में जा सकते हैं, जहां पे टेस्टिंग की प्रॉपर एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है। लोगों को टेस्ट करके ऑन द स्पॉट बताया जा सकता है कि उनको टीबी है कि नहीं है, और अगर है तो उनको दवाइयां वगैरह या जो भी उनका सॉल्यूशन है, जो भी ड्रग स्पेसिमेन है, जो भी ड्रग आप कह लो चार्ट चलेगा, कैलेंडर चलेगा, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग ससेप्टेबल टीबी के लिए 4 मंथ रेजिम होता है, HPZM जिसको बोलते हैं, 6 मंथ रेजिम बोलता है BPALM ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए। तो इस प्रकार के जो टीबी के इलाज हैं, इनको हम कम से कम शुरू तो कर सकते हैं, एक बार हम टीबी को डायग्नोज कर पाए तो
तो इन सब चीजों को करने के लिए ग्रेटर कोलैबोरेशन चाहिए पॉलिसी मेकर्स के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, प्रोडक्ट डेवलपर्स के बीच में और क्लिनिकल रिसर्चर्स के बीच में। स्टैंडर्ड्स का हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, रेगुलेटरी प्रोसेसेस का हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसेस को डिप्लॉय करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया को बताया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो लाइफ साइंसेज में भी हमें आगे बढ़ना है। तो इस कंटेक्स्ट में टीबी का अगर एक बहुत बड़ा इंसिडेंस इंडिया के अंदर है, अब टीबी के इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे प्रिवेंशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों वर्टिकल्स को हमको देखना है। तो G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया के पास एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर बनाया जाए जिसमें टीबी की ट्रीटमेंट के लिए सबके पास इक्विटेबल एक्सेस हो। फिर भाई नेक्स्ट, द ओलाइव ब्रांच इफेक्ट ऑफ द बीजिंग अकॉर्ड। तलमीज अहमद साहब ने आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं सऊदी अरेबिया, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। क्या बोल रहे हैं, बीजिंग अकॉर्ड को साइन किए हुए 1 महीना ही हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, और इसको साइन होने के बाद ऑलरेडी वॉर के कम होने के आसार हमको नजर आ रहे हैं। अगर जो मिनिस्टर्स हैं डिप्लोमेट्स के ईरान सऊदी अरेबिया के, वो एक दूसरे के यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बातें की जा रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स ईरान और सऊदी अरेबिया के बीजिंग में मिले, रिलेशंस को मेंटेन करने की बात की, एम्बेसी खोलने की बात की, डायरेक्ट फ्लाइट खोलने की बात की, वीजा के इशू को फैसिलिटेट करने की बात की। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के यहाँ पे डिप्लोमेटिक और कंज्यूलर मिशंस खोलेंगी जो पिछले 7 साल से बंद हैं। फिर ओवरऑल सऊदी और ओमानी डिप्लोमेट सना गए, मतलब यमन की कैपिटल में गए, वहां पे सीज फायर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद जो कि एक डेकेड से आइसोलेटेड है, इनको भी यहाँ पे ओमान में और यूएई में इन्वाइट किया गया। सीरियन फॉरेन मिनिस्टर फैजल मैकदाद, ये भी इजिप्ट गए, सऊदी अरेबिया गए। तो पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक कॉपरेशन की वाइब से निकलती आ रही है। हालांकि चीजें भी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। सऊदी ईरान अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया और ईरान की बात करो तो इनके प्रॉक्सी वार का जो डोमेन था वो था यमन। यमन में हाउदी बैक्ड रेबल्स और उनके अपोजिशन में जो लोग थे उनको अलग अलग प्लेयर्स सपोर्ट कर रहे थे। हाउदी रेबल्स को आप कह लो ईरान सपोर्ट कर रहा था, उसके अपोजिशन में जो लोग थे उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था, और बड़ी खतरनाक लड़ाई चल रही। सऊदी अरेबिया और ईरान काफी पैसा झोंक चुके हैं इस पर्टिकुलर जंग में। तो अब फाइनली यहां पे यमन वॉर को लेके सऊदी अरेबिया और ईरान, ये 2 प्लेयर्स मिलकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये टॉक सक्सेसफुल तब होंगे जब हाउदी रेबल्स इस टॉप को सपोर्ट करें और ओवरऑल जंग को खत्म करने की कोशिश करें, बट ये हो सकता है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इम्पॉसिबल, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान पीछे से बैकर थे इस पर्टिकुलर वॉर के। अगर ये दोनों ही किसी ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट हो सकता है। यहां पर इन दोनों ही पार्टीज को अपनी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच छोड़नी पड़ेगी, जो कि दोनों छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली एक ट्रूस बनता नजर आ रहा है सऊदी और हाउदीज के बीच में। एक सीज फायर की बात हो रही है, प्रिजनर्स एक्सचेंज की बात हो रही है, सना एयरपोर्ट को रीओपन करने की बात हो रही है, फ्री एक्सेस टू होदा पोर्ट, लिफ्टिंग ऑफ ब्लॉकेड ऑफ टाइज बाय हाउदीज, रीयूनिफिकेशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल रेवेन्यूज। तो इन सब चीजों की यहाँ पे बात हो रही है, और बेसिकली इस ट्रूस को प्ले में लाने के लिए सऊदी अरेबिया बहुत से कंसेशंस कर रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ईरान को भी यहाँ पे कंसेशंस करने पड़ेंगे। तो अगर इनिशियल स्टेज इस पर्टिकुलर हाउदी ट्रूस का बन जाता है, यमन में जो वॉर हो रहा है इसके ट्रूस में बन जाता है, तो सेकंड स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में क्या आएगा, सारे फॉरेन ट्रूप्स ओवरऑल यमन की धरती से बाहर निकले, एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर यमन में सेटअप किया जाए, एक यूनिफाइड स्पेस वहां पे बनाया जाए, इंट्रा यमनी मैटर होगा ये। मतलब अब चूंकि यमन के अंदर की सरकार और पॉलिटिकल सेटअप की आप बात कर रहे हो तो बाहर की कंट्रीज का इंटरफेरेंस नहीं होना पाए। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि यमन अंदर से बहुत बटा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स के लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, रीजनल ट्राइबल एफिलिएशंस वहां बहुत ज्यादा हैं। तो यमन के लोग आपस में मिलकर एक स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप बना पाएंगे, अपने आप में बड़ी बात है। अब सऊदी अरेबिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, ईरान के अंदर भी आप कह लो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है, ओवरऑल कुछ लोगों का राज है, लेकिन यमन अंदर से बहुत बटा हुआ है, तो वहां पे कोई डिक्टेटरशिप कर पाएगा इस बात के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं और वो सारे प्लेयर्स ताकतवर हैं, और वो आपस में मिलके कोई एक पॉलिटिकल सेटअप चला पाएंगे इसके चांसेस भी कम है। तो क्या होगा वो तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इस प्रोसेस में यूएई का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि यमन के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स को यूएई कंट्रोल करता है। बाबल मंदाब और सोकोत्रा जो गल्फ ऑफ एडन में आता है, यहाँ पे भी यूएई की ठीक ठाक चलती है। तो बेसिकली यूएई यहाँ पे यमन की क्राइसिस में किस प्रकार का अपना व्यू पॉइंट दिखाएगा वो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो निगोसिएशन शुरू हो रहे हैं। इन निगोसिएशंस के अंदर हर पार्टी अपने अपने व्यू पॉइंट और अपने अपने फायदे को सामने रखेगी। वो फायदे क्या किसी दूसरे के फायदे के साथ क्लैश करेंगे ये देखना बाकी है। और ओवरऑल इस कॉपरेशन की जरूरत इसलिए भी है दोस्तों कि टर्की और सीरिया के अंदर आया था तगड़ा अर्थक्वेक,
तो टर्की के पास तो इंटरनेशनल मदद बहुत हद तक पहुंची थी, सीरिया के पास उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई थी। तो इस प्रकार से एसोसिएट करके सीरिया अपने आप को ग्लोबली इन्वॉल्व कर सकता है, अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उठा सकता है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है, क्योंकि सीरिया का भी पॉलिटिकल आइसोलेशन जो पिछले 10 साल से हो रहा है वो थोड़ा कम होता है यहाँ पे नजर आ रहा है। जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने अबू धाबी में मिस्टर असाद को, बशर अल असाद को इनवाइट किया कि आइए भाई आप फिर से अरब फोल्ड को ज्वाइन करिए, और अरब कंट्रीज खासी रिस्क हैं, अगर सीरिया एक्चुअली में इनको ज्वाइन कर लेता है तो लॉन्गर टर्म में सीरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, उसकी गरीबी और ओवरऑल उसकी भुखमरी कम हो सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने मार्च 2016 में जो बोला था कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान अपने टाइज को मेंड कर लें तो अपने आप में नेबरहुड के लिए बहुत अच्छा होगा और कम से कम एक शांति स्थापित हो जाएगी। वही शांति यहाँ पे स्थापित होती नजर आ रही है, लेकिन इस शांति को ब्रोकर कराया है चाइना ने, ना कि यूएस ने। तो बेसिकली यूएस यहाँ पे एक डिस्कंटल्ट ऑब्जर्वर, एक कहते हैं ना कि मतलब चिड़े हुए बच्चे की तरह साइड में बैठा देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि जो काम वो नहीं कर पाया वो यहाँ पे चाइना ने कर दिया उसकी नाक के नीचे से। और ये सारी कंट्रीज देखिए, इसमें से किसी भी कंट्री ने यूएस के साथ अपना एसोसिएशन तोड़ा नहीं है, वो तोड़ेंगे भी नहीं, बट ओवरऑल यूएस इस पर्टिकुलर रीजन में पीस ला पाएगा ये भी ये कंट्रीज जान गई कि पॉसिबल नहीं है। तो चाइना ब्रोकर्ड पीस की तरफ ये चल रही है। लेट्स सी इसका क्या आउटकम बाद में क्या निकल के आता है। इसके साथ कुछ और न्यूज है। सऊदी अरेबिया डायलॉग पार्टनर बन गया है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, और ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहता है सऊदी अरेबिया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सऊदी अरेबिया यूएस से भी वेपन्स वगैरह खरीदता रहेगा, अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करेगा सऊदी अरेबिया। चाइना से इसने बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदी, चाइनीज टेक्नोलॉजी खरीद रहा है अपनी मिसाइल्स के लिए, और सऊदी अरेबिया और रशिया सॉलिड पार्टनर्स रहेंगे ओपेक प्लस में। तो बेसिकली चाइना अपने क्लाउड को इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा सऊदी अरेबिया को और ईरान को, दोनों को अपनी तरफ खींच रहा है। ईरान तो यूएस सैंक्शंस के चलते चाइना के पास जा रहा है, और सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी और ओवरऑल रीजनल कोऑपरेशन के चलते। तो लॉन्ग टर्म में चाइना एक बहुत ही अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह उभर के आ रहा है, जो कि यूएस की ग्लोबल हार्मोनी को बहुत स्पीड में चैलेंज कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। द मैनी मूड ऑफ पॉलिटिशियंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे ऑथर बोल रहा है कि 12 साल हो गए ऑथर को तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली में आए हुए। जर्नलिस्ट हैं ये, ओवरऑल असेंबली की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। असेंबली एक ऐसी जगह है जो बहुत रिसोर्सफुल जगह होती है। जो राज्य को चलाने वाले लोग होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। कभी कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन कभी कभी बड़ी लाइटेड रहती है। ये बताते हैं कि जो असेंबली के अंदर पॉलिटिशियंस होते हैं वो अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बारे में बात करते हैं, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। और जो जर्नलिस्ट होते हैं जो कि ओवरऑल इन प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, वो काफ़ी कुछ इन पर्टिकुलर डिबेट से सीखने को मिलता है उनको। जैसे कैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, कैसे इन प्रोग्राम्स को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों वन साइज फिट्स अप्रोच यहाँ पे चलती नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि और पॉलिटिक्स कैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे जर्नलिस्ट बता रहा है कि एक पंचायत के लोग नहीं चाहते थे कि वो बगल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मनरेगा के अंदर का काम उनको मिलता रहे। फिर एक जगह पे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन एक लोकेलिटी पे बहुत सालों से नहीं लग पा रहा था, क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि अगर उस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की तारें उनके घर के बगल से निकलेंगी तो उनके लिए हेल्दी नहीं होगा। फिर टेंपल के पास एक रोड जा रही थी, लेकिन वो चूंकि टेंपल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता था तो वो रोड नहीं बन पाई। इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर रूरल इलाकों में या फिर रेलवेज एक पर्टिकुलर रूरल इलाकों में नहीं पहुंच पा रही, जो कि किसी ना किसी प्लेयर की परमिशन चाहिए, या तो राज्य के एसोसिएशन की या पंचायत की या रेलवेज की। तो बेसिकली इस प्रकार के बहुत से मुद्दे तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पहुंचते हैं और उनके ऊपर पहले मैच्योर डिस्कशन होता है। 2016 में जब तक जयललिता जी जिंदा थी तब तक ओवरऑल एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल और पर्सनालिटी क्लैश था ओवरऑल डीएमके और एआईडीएमके के बीच में। बट 2016 के बाद जब से जयललिता जी की मौत हुई है उसके बाद से कोई बड़ा क्लैश नहीं है। जो एआईडीएमके और डीएमके, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है बट बेसिकली द्रविडियन मेजर्स लिखा है, 2 ही द्रविडियन मेजर्स हैं। तो बेसिकली जो बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन तमिलनाडु के वो अलग अलग मूड्स में नजर आते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जोक करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, पेशेंस है उनके अंदर, हंसते हैं साथ में, टीज करते हैं। लेकिन जब पंक्चुअलिटी की बात आती है तो पंक्चुअल हैं। 10 बजे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तमिलनाडु के अंदर सारे लोग पहुंच जाते हैं। ओवरऑल जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली के रिकॉर्ड्स हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैरी टू ट्रुथ यूज किया जा रहा है लाई के अगेंस्ट। तो बेसिकली अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक एग्जांपल सेट कर रही तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब भी राज्य के लोगों की बेनिफिट की बात आती है तब तमिलनाडु के लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे साथ में खड़े हुए नजर आते हैं, ये यहां पे बताया जा रहा है। फिर एक आर्टिकल है यहाँ पे,
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को लेके, ये जो चाइना की 142.5 करोड़ की आबादी को क्रॉस करके हम 142.8 करोड़ पर पहुंच गए, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बता रहे हैं कि एक समय पे इंडिया की आबादी ओवरऑल एक एक्सक्यूज हुआ करती थी हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए कि हम इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। फिर बाद में इंडिया की आबादी एक अपॉर्चुनिटी बोल गई इंडिया के पॉलिटिशियंस के लिए कि हाँ भाई हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो आगे आने वाले समय में हम दुनिया को टैलेंट प्रोवाइड करेंगे। और हमारे वर्कर्स दुनिया भर में काम करते हैं। वो अलग बात है कि टैलेंटेड लॉट में काम नहीं करते, अनस्किल्ड लेबर में काम करते हैं। दुबई के अंदर चले जाइए तो टैक्सी चलाना, बिल्डिंगें बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, टॉयलेट का काम करना, शेफ का काम करना, सब करते हैं इंडियंस जाके वहां पे। इंडिया में पॉपुलेशन के नाम पे काफी सारी पॉलिटिक्स भी हुई है, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम चलाए गए इंडिया के अंदर, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बेसिकली देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से अंदर आ गई। अगर इंडिया के पॉपुलेशन फोरकास्ट की बात करो तो अभी 1.4 बिलियन है, तो 2050 तक पहुंच जाएगी 1.67 बिलियन, 2100 तक स्टेबलाइज होकर पहुंच जाएगी 1.53 बिलियन, 2064 के लगभग हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी पूरी दुनिया में 1.7 बिलियन, और वो मैक्सिमम लेवल होगा, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन। तो बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड डिबेट जो भी इंडिया के अंदर चली है वो कभी डिसएडवांटेज की तरफ रही है, कभी एडवांटेज की तरफ रही है। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमको डिसएडवांटेज क्या है और ओवरऑल ज्यादा पॉपुलेशन से होने से हमें एडवांटेज क्या है, इस बात को लेकर इंडिया के अंदर काफी पॉलिटिक्स हुई है। तो यही सब बातें ओवरऑल दोस्तों बताई जा रही। इस आर्टिकल में कुछ बहुत खास है नहीं। एक आखिरी आर्टिकल की बात कर लेते हैं, केयरिंग फॉर द स्ट्रेस विदाउट शेल्टर, एडॉप्शन ऑफ डॉग्स 2023 रूल्स कुड वर्सन कैनाइन क्राइसिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया की 36% रेबीज डेथ इंडिया में होती हैं और साउथ ईस्ट एशिया की 65% रेबीज डेथ इंडिया में होती हैं। तो जो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, इसने 2012 से लेकर 22 तक में 6644 क्लिनिकल सस्पेक्टेड केसेस को आइडेंटिफाई किया। दोस्तों मैं दुनिया में घूमा हूं, मैं आपको बता दूं, मॉस्को चले जाइए, सेंट पीटर्सबर्ग चले जाइए, लंदन चले जाइए, इनफैक्ट कजाकिस्तान में अलमाटी चले जाइए, नूर सुल्तान चले जाइए, इस्तांबुल चले जाइए, कैपिटल, आप जिस शहर में भी जाओगे ना, आपको कहीं पे भी सड़क पे कुत्ते घूमते नजर नहीं आएंगे। अगर कोई कुत्ता होगा भी तो उसका मालिक उसके साथ होगा, उसको पट्टा पहना के घुमा रहा होगा। इंडिया ही एक ऐसी जगह है अभी तक, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश टाइप की जो कंट्रीज हैं, वहां पे कुत्ते आपको सड़कों में स्ट्रे डॉग्स की तरह घूमते नजर आएंगे, बिल्कुल गैंग से बना के चलते हैं और यंग और ओल्ड लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स के ऊपर अगर आप एग्रेसिव हो जाओगे तो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जो इनसे डर गया उसको तो खा जाएंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, सारे कुत्ते ऐसे नहीं होते हैं, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर आबादी बढ़ेगी तो ये होगा। 18 अप्रैल को सरकार ने अनाउंस किया एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स जो 2001 थे वो अपने आप में बोन ऑफ कंटेंशन थे, उसके बाद 2023 वाले रूल्स भी बोन ऑफ कंटेंशन होने वाले हैं। क्योंकि बात यह है, स्ट्रे डॉग्स के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आप उनको क्रूएलिटी के साथ ट्रीट मत करो, उनकी केयर करो। ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रे डॉग्स अगर इम्यूनाइज नहीं होंगे तो वो पब्लिक डोमेन में बीमारी फैला सकते हैं, ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के ऊपर अटैक कर सकते हैं, बाकी तरीके के जानवरों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लोग पब्लिक स्पेसेस में नहीं जा पाएंगे। अगर किसी पब्लिक पार्क के अंदर जरूर से ज्यादा कुत्ते घूम रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग वहां पे नहीं घूमेंगे, कब कौन अटैक कर दे। 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बोलते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़िए, उनको वैक्सीनेट करिए, उनको न्यूट्रलाइज करिए और फिर वापस पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दीजिए। बट ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ इस प्रकार के नियम 2001 में भी थे, लेकिन अपने आप में डॉग की आबादी इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इतनी बड़ी तादाद में कुत्तों को पकड़ के वैक्सीनेट करके न्यूट्रलाइज करके फिर से पब्लिक डोमेन में छोड़ना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ओवरऑल न्यूट्रलाइज करना, वैक्सीनेट करना कुत्तों को आसान नहीं है। कुत्ते पैक्स बना के चलते हैं, हैरस करते हैं कभी कभी पासर्स बाई को। इसलिए 2023 के नियम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से कहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स की केयर करो, उनको बच्चों से और बूढ़ों से दूर रखो। लेकिन यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब डॉग पब्लिक डोमेन में खुला घूम रहा है तब आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। मैं अपनी कॉलोनी के गार्ड को देखता रहता हूं, गेट के गार्ड को, कि वो दिन भर कुत्तों को बाहर ही निकालता रहता है। वो बाहर अंदर आते हैं बार बार, पहले उनकी आदत रही अंदर आने की, अब एकदम से सुप्रीम कोर्ट के नियम आए तो अब उनको बाहर निकालने लगे। तो यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। वो लोग जो कुत्तों को एंटरटेन करते हैं, जो डॉग लवर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको खाना देते हैं, लेकिन आप खाना खुले में नहीं फेंक सकते। बेटर ये रहेगा कि लोग कुत्तों को अडॉप्ट कर लें। लेकिन अब लोग भी बहुत शौकीन है, अडॉप्ट करेंगे वो फॉरेन ब्रीड के कुत्ते, और जो बाहर के स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बस जाके खाना फेंक देंगे और उसके बेसिस पे दिखाएंगे कि हम इन कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं। अपने घर में कोई लेके नहीं जाता इनको। अगर आप डॉग लवर हो तो आप उन्हीं कुत्तों को अडॉप्ट कर लो ना, फॉरेन ब्रीड के कुत्ते जाके क्यों खरीद रहे हो। लेकिन उसको अडॉप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्लास नहीं आती, उसमें मजा नहीं आता, बढ़िया नहीं है वो। फॉरेन ब्रीड का कुत्ता बढ़िया लगता है। हाँ, कुत्तों को हम प्यार करते हैं तो बाहर जाके खाना खिला देंगे,
कोई बगल वाला अगर कुत्तों को दूर हटा रहा है तो उससे लड़ने लगेंगे, अरे तुमने कुत्तों को परेशान किया। अरे भाई, आपको डॉग से प्यार है, दुनिया को डॉग से प्यार नहीं है। हर कोई डॉग को गले लगाने में, उसको सहलाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता। कुछ लोग चाहते हैं कि दूर रहे डॉग और कुछ लोग चाहते हैं उसके पास आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपनी कॉलोनी में, अपने घर के बाहर बैठा के रखोगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको अडॉप्ट कर लो, ठीक है ना। लेकिन वो भी यहां पे नहीं होता। तो रूल्स को कुछ इस प्रकार से बनाने की जरूरत है जहां पे एक्चुअली में कैनाइन डॉग सड़क पे ना घूमे, उनको प्रॉपर तरीके से लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाए। मेनका गांधी जी ने भी अपने एक एडिटोरियल आर्टिकल में यही पर्टिकुलर व्यू पॉइंट दिया था। लेकिन अडॉप्ट कोई नहीं करना चाहता, बाहर जाके खिलाने में इंटरेस्टेड है। जो थोड़े बहुत लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स का नंबर बहुत ज्यादा है। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। ओके, तो लेट्स सी 2001 के बाद ये 2023 के जो रूल्स हैं ये कुछ खास कर पाएंगे। वैसे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को ज्यादातर यहां पे रिस्पांसिबिलिटी दी गई है 2023 के रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, बट अनटिल अनलेस लॉन्ग टर्म में आप ओवरऑल इन डॉग्स के न्यूट्रलाइजेशन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके अर्जेंट स्टेप्स लेते नहीं, जो कि अभी के लिए मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ कैपेसिटी ही इतनी नहीं है। अरे हम इंसानों को तो पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर नहीं पा रहे हैं यार, डॉग्स को कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम आगे कुछ दिन तक बनी ही रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर शुरू करें, हो सके तो मेरी ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग कोर्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।